सिंघानिया विला के बाहर एक कार रुकती है। रॉकी जल्दी से कार से बाहर आकर आदित्य के साइड का दरवाज़ा खोलता है। आदित्य अपना शांत ऑरा लिए कार से बाहर निकलता है और तेज कदमों से विला के अंदर जाता है। रॉकी भी उसके पीछे जाता है। दरवाजे तक पहुंचते ही रॉकी वहां पर रुककर खड़ा हो जाता है। आदित्य अंदर जाकर देखता है तो हॉल पर सभी लोग परेशान से बैठे हुए हैं। उन सबको देखकर आदित्य को समझ नहीं आता कि आखिर सब इतने परेशान क्यों हैं, क्योंकि आदित्य को तरुणा देवी जब कॉल की थी तब उन्होंने से जल्दी विला पर पहुंचने के लिए कहा था। उन्होंने दिव्या के गायब होने की बात नहीं कही थी। आदित्य गौरव की तरफ देखकर उसके साथ आने का इशारा करता है तो गौरव जल्दी से आदित्य के पास जाता है। आदित्य गौरव से, भाई ठीक है? गौरव आदित्य को हाँ में सर हिला देता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, लेकिन आदित्य सुनकर उसे देखने लगता है। वहीं गौरव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही एक सर्वेंट आकर कहती हैं, सर आपको दादी बुला रही हैं। सर्वेंट की बात सुनकर आदित्य एक नज़र गौरव को देखता है और फिर तरुणा देवी जी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आदित्य तरुणा देवी जी के कमरे में जाकर दरवाजे पर नॉक करता है तो तरुणा देवी जी उसे अंदर आने को कहती हैं। अंदर में अपनी दादी को परेशान देखकर आदित्य कहता है, क्या हुआ दादी? आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? तरुणा देवी परेशानी से कहती हैं, दिव्या गायब है। जैसे ही दादी ये बात कहती हैं तो वह हैरान हो जाता है और अचानक से उसके दिल में दर्द सा उठता है। उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है, लेकिन वक्त रहते ही आदित्य अपनी परेशानी को छुपाता है। वो पूछना तो चाहता था कि राखी दिव्या गायब कैसे हुई, लेकिन उसके मुंह यह पूछने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वह अपने जज्बात को इस तरह से जाहिर नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वह पूछ लेता है, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कैसे? तरुणा देवी आदित्य को देखकर, दिव्या को हर किसी की खबर थी, कौन कब जागता है, कब सोता है और कब सिक्योरिटी टाइट नहीं होती, ये सब फ़ायदा उठाते हुए वह घर से भाग गई। तभी बाहर से विकासा जी आते हुए कहती हैं, लेकिन माँ, दिव्या इस तरह से यहाँ से क्यों भाग गई? तरुणा देवी कहती हैं, डर और पछतावा। तरुणा जी की बात सुनकर विकासा जी और आदित्य हैरान रह जाते हैं। तरुणा देवी आगे कहती हैं, कवि ने मुझसे कहा था कि दिव्या कभी भी अपनी वजह से दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकती। जैसे उसे अर्जुन के हालत के बारे में पता चला, वह खुद को उसकी हालत की जिम्मेदार मानने लगी और इसके कारण हमें और कोई तकलीफ न मिले, इसी डर और पछतावा की वजह से वह भाग गई। मुझे पता तो था कि दिव्या ज़रूर ऐसा कुछ करेगी, लेकिन इतनी जल्दी करेगी यह नहीं पता था। विकासा यह सब सुनकर और परेशान हो जाती हैं और पूछती हैं, तो अब दिव्या कहाँ है? तरुणा देवी अपनी जगह से उठकर कहती हैं, ये तो हमें भी नहीं पता। विकासा जी थोड़ा सोचते हुए कहती हैं, कहीं वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास तो नहीं? तरुणा देवी झट से नकारते हुए कहती हैं,
नहीं, दिव्या का इस शहर में हमारे अलावा कोई भी जान पहचान नहीं है। जहाँ तरुणा देवी और विकासा जी बातें कर रहे थे, वहीं आदित्य बिल्कुल शांत खड़ा अपने फ़ोन पर अपने सारे बॉडीगार्ड्स को दिव्या को ढूंढने का आदेश दे देता है। तरुणा देवी अपनी जगह से खड़े होकर कहते हैं, चलिए आदि। तरुणा देवी इतना बोलकर बाहर निकल जाती हैं। बाला उनके पीछे निकल जाता है। आदित्य विकासा जी को बिना देखे बाहर चला जाता है। आदित्य बाहर आता है तो रॉकी भी उसके साथ चलने लगता है। तरुणा देवी एक गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं। उनके पीछे एक जीप पर बॉडीगार्ड्स भी जाते हैं। आदित्य दूसरी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। उसके पीछे भी एक जीप पीछा करते हुए निकल जाती है। तरुणा देवी गाड़ी में बैठे काफ़ी परेशान से वक्त को देखे जा रही थीं। वह अब सीट में टेक लगाकर बैठ जाती हैं और उन दिनों को याद करती हैं जब वह दिव्या से पहली बार मिली थी। तरुणा देवी अपनी एक मीटिंग में व्यस्त थी, लेकिन तभी उसे कॉल आता है। अननोन नंबर देखकर तरुणा देवी कॉल को रिसीव नहीं करती और साइलेंट करके फ़ोन को सामने रखकर मीटिंग पर ध्यान देने लगती हैं। लेकिन फ़ोन साइलेंट रहने के बावजूद बार बार बजे रहा था। कुछ देर बाद मीटिंग ख़त्म होती है। मीटिंग ख़त्म होते ही वह जैसे फ़ोन को लॉक ओपन करके देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। फ़ोन पर पूरे 30 मिस कॉल थे। तरुणा देवी जल्दी से उस नंबर को डायल करती हैं। कुछ रिंग जाने के बाद उधर से एक बूढ़ी औरत की काफ़ी कष्ट भरी आवाज़ आती है, हेलो तारू। तरुणा देवी काफ़ी हैरानी से कहती हैं, कभी तू? कावेरी जी काफ़ी दर्द भरी आवाज़ में कहती हैं, मुझे तेरी मदद चाहिए यार। तरुणा देवी कहती हैं, हाँ बोलना। उधर से कावेरी जी कहती हैं, ऐसे नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तू यहीं आ जा। तरुणा देवी परेशानी से कहती हैं, क्या हुआ? तू अस्पताल में क्या कर रही है? सब ठीक तो है ना? कावेरी जी कहती हैं, तू आ तो सही। इस बार तरुणा जी कुछ नहीं कहती और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। तरुणा देवी और कावेरी जी कॉलेज फ्रेंड थीं। दोनों की ही दोस्ती काफ़ी गहरी थी। वह दोनों एक दूसरे से इस कदर जुड़ गए थे कि उनके परिवार में दोनों की दोस्ती की कस्में खाया करते थे। कॉलेज ख़त्म होने के बाद तरुणा देवी की शादी सिंघानिया परिवार में हो जाती है, जो कि शहर के सबसे बड़े खानदान में जाना जाता है। और कावेरी जी की भी शादी त्रिवेदी परिवार में होती है। वह भी काफ़ी बड़ा खानदान से जाना जाता है, लेकिन दोनों ही शादी अलग अलग शहरों में होती हैं, जिससे शादी के बाद दोनों का मिलना जुलना काफ़ी कम सा हो गया। दोनों की जब संतान आते हैं तो उसके बाद तो उनका मिलना जुलना बिल्कुल ही बंद हो गया। और आज पूरे 40 साल बाद कावेरी जी ने तरुणा जी को कॉल किया था। उससे तरुणा जी को ये बात बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन जब कावेरी जी की दर्द भरी आवाज़ सुनती हैं तो वह काफ़ी परेशान हो जाती हैं। परेशान होकर तरुणा देवी हॉस्पिटल पहुंचती हैं। कावेरी जी के कहने के मुताबिक वह एक वार्ड में जाती हैं। कमरे के एक बेड पर कावेरी जी काफ़ी बेजान सी लेटी हुई थीं और उनके सामने बेड से लगकर एक लड़की बैठी हुई थी। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बहे जा रहे थे। तरुणा देवी
जल्दी से कावेरी जी के पास जाकर काफ़ी परेशान सा कहती हैं, ये सब कैसे हुआ कभी? और तू इतने सालों से कहाँ थी? कावेरी जी तरुणा जी को सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, आज भी तू वैसी की वैसी है, जरा भी नहीं बलती। सवाल न देकर बात को बदलता देख तरुणा जी भी थोड़ा गुस्से से कहती हैं, अपनी ये बकवास बंद कर और बता कि ये सब कैसे हुआ। करुणा देवी को यूं गुस्सा देखकर कावेरी अपनी हालत के बारे में सब बता देती हैं। उसके बाद वह दिव्या की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, ये मेरी पोती दिव्या। दिव्या का नाम लेने पर तरुणा देवी जी की नज़र दिव्या पर ठहर जाती है, लेकिन दिव्या अब भी नज़रें झुकाए रो ही जा रही थी। कावेरी जी तरुणा देवी का एक हाथ को पकड़कर कहती हैं, मेरे पास कल तक का ही वक्त है, मुझे आखिरी बार अपनी पोती को सुहागन रूप में देखना है। कावेरी जी की ऐसी बातें सुनकर तरुणा बिल्कुल हैरान सी रह जाती हैं और उसे डांटते हुए, चुप कर, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरा इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कराऊंगी। कावेरी जी थोड़ा सा मुस्कुराकर कहती हैं, अब ये सब का कोई फायदा नहीं है, तू बस वादा कर कि तू मेरी पोती को सुहागन के रूप में मुझे दिखाएगी। उनकी बातें सुनकर तरुणा जी काफ़ी दंग रह जाती हैं, जो कावेरी जी भी देख पा रही थी। तरुणा देवी काफ़ी सोचने के बाद कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी पोती की शादी अपने पोते से करवाऊंगी। उनकी बात सुनकर कावेरी जी के दिल में एक सुकून सा मिलता है, लेकिन तभी अचानक चुप्पी धारण की हुई दिव्या बोल पड़ती है, मुझे कोई शादी नहीं करनी। कावेरी जी थोड़ा इमोशनल होकर कहती हैं, दिव्या, आप मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करेंगी? दिव्या हड़बड़ाते हुए कहती है, लेकिन दादी, इतना ही बोलती है कि कावेरी जी उसके मुंह फेर लेती हैं। तो दिव्या सर झुकाए कहती है, आप जैसा कहेंगी वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। उसको जाता हुआ देखकर कावेरी जी तरुणा देवी के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहती हैं, मुझसे वादा कर, मेरे जाने के बाद मेरी पोती का तू ख्याल रखेगी, क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत फिक्र होती है। वह खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। अगर उसे कभी लगा कि उसकी वजह से कोई तकलीफ में है, तो वह खुद को उससे दूर कर लेती है। तरुणा देवी कावेरी जी के हाथों पर अपने हाथ रख विश्वास दिलाते हुए कहती हैं, वादा रहा, मैं दिव्या का ख्याल उसकी दादी बनकर रखूंगी। वहीं तरुणा जी की बातें सुनकर कावेरी जी मुस्कुरा देती हैं। तरुणा देवी अपने दिए हुए वादे को याद करने में बहुत देर तक गुम सी रहीं। उनकी गाड़ी शहर के हर जगहों में घूमने लगती है। अब तक पूरी रात भी हो चुकी थी, जिससे तरुणा देवी जी दिव्या के लिए और ज़्यादा परेशान होने लगती हैं। एक जगह पर अचानक आदित्य का कार तरुणा देवी के कार के बिल्कुल आगे आके खड़ा हो जाता है। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी को रोकता है तो तरुणा देवी बाहर आकर देखने लगती हैं। आदित्य अपनी कार से उतरकर तरुणा देवी जी के पास आकर कहता है, दादी, काफ़ी रात हो चुकी है,
मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को हर जगह लगा दिया है, हमें घर चलना चाहिए। आदित्य को दिव्या से ज़्यादा अपनी दादी की फिक्र करता देख तरुणा देवी को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि वह चाहती थी कि आदित्य अपनी दादी के सिवा दिव्या की भी फिक्र करे, लेकिन वह हाँ में सर हिला देती हैं। उनके हाँ बोलते ही दोनों गाड़ियाँ फिर से सिंघानिया विला की तरफ मुड़ जाती हैं। विला पहुंचकर आदित्य कमरे में जाता है और पूरे कमरे को गौर से देखता है। आज कमरा उसे बहुत खाली सा लग रहा था, दिव्या के बिना बिल्कुल सूना सा लग रहा था। आदित्य अपने कमरे में टंगी हुई दिव्या और खुद की तस्वीर देखने लगता है, जिसमें दोनों ही बिल्कुल नाखुश से दिखाई दे रहे थे। आदित्य उस तस्वीर को दीवार से निकालकर अपने हाथ में लेकर सोफे पर बैठ जाता है और दिव्या की और अपनी तस्वीर को गौर से देखने लगता है। बहुत देर तक देखने के बाद वह दिव्या के चेहरे पर हाथ फेरने लगता है, लेकिन उसका हाथ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कांप रहा था। लेकिन अकेले में वह जैसे खुद के वजूद को काबू में नहीं रख पाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे आगे की वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले। धन्यवाद।